नमस्कार। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो नियम थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये तय करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा, उनका हमने अध्ययन किया था और हमने ऑफ बर्थ प्रिंसिपल का विस्तृत अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़कर उसी के एप्लीकेशंस हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इन नियमों का किस तरह से पालन हो रहा है और इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तात्पर्य है कि उसके परमाणु कक्षाओं में, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे वितरित किया जाता है। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक मानक संकेतन का पालन करते हैं, एक स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो होता है और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु उपकोष के साथ में अनुक्रम या सीक्वेंस में रखे जाते हैं। जैसे कि हम पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s लिखेंगे, फिर 3s लिखेंगे और इसी सीक्वेंस में हम आगे ऑर्बिटल और साथ में उसका शेल और सबशेल दोनों को एक साथ कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे और तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, और इन ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी संख्या को सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। ये उदाहरण के लिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। 1s, 2s, 2p6 तो सीक्वेंस में है और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 जो संख्या है उसको सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया जाएगा ऊपर की तरफ। ऐसे ही 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इस प्रकार से लिखा जाएगा। हालांकि ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो मानक संकेतन जो है, वो अक्सर लंबे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है और जो बड़े परमाणु संख्या वाले जो तत्व होते हैं उनके लिए इतना लंबा लिखने के बजाय एक संक्षिप्त या एक एब्रीविएटेड नोटेशन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6। तो यहीं सोडियम का जो हमारे पास में विन्यास था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, उसकी जगह हम, क्योंकि नियॉन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 है, तो सोडियम का जो एब्रीविएटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम नियॉन 3s1 लिख सकते हैं, विच इटसेल्फ मीन्स कि नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको उसमें आप 3s1 ऐड करोगे तो आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम नियॉन 3s2 2p3 के फॉर्म 2p1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही कैल्शियम का भी हम लिख सकते हैं आर्गन 4s2 सॉरी। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बॉक्स डायग्राम्स, और कहीं कहीं आपको बॉक्स डायग्राम्स की जगह ऑर्बिटल डायग्राम का शब्द भी इस्तेमाल करने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स डायग्राम्स हैं, अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉक्स डायग्राम्स का उपयोग करके भी हम इलेक्ट्रॉनिक के वितरण को दिखा सकते हैं और हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है और बॉक्स के भीतर का तीर, उसमें तीर दिए हुए होते हैं और वो जो तीर है वो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे तीर की जो दिशा है
वे इलेक्ट्रॉन के चक्रण या स्पिन को बताती है। क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अपने धुरी पर विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, इसलिए अगर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉक्स में 2 तीर होंगे और उनके चक्रण के हिसाब से उनकी जो दिशाएं हैं, तीर की जो दिशाएं हैं ऊपर और नीचे दोनों हो सकती हैं, जो उनकी चक्रण की दिशा को बताएंगी। तो समानांतर चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नोक ऊपर की ओर दर्शाई जाएगी, जबकि एक कक्षक में अगर विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दर्शाने के लिए तीरों की नोक को विपरीत दिशा में रखा जाएगा। एक तीर ऊपर की तरफ और एक तीर नीचे की तरफ उसकी दिशा रहेगी, और इसे हम बॉक्स डायग्राम का फॉर्म कहते हैं। अब इसे हम अप्लाई करके अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक बॉक्स डायग्राम का उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। नाइट्रोजन 1s2, तो यहाँ पे 1s2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका जो तीर की जो दिशा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी स्पिन ऑपोजिट है। ऐसे ही 2s2 और 2p में 2p3 है, तो यहाँ पे पैरेलल स्पिन्स के साथ में 3 अलग अलग बॉक्सेस में, 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन्स के साथ में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि जो 2p इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों अलग अलग पैरेलल स्पिन के साथ दिखाया गया है, परंतु ये नहीं कि पहला जो बॉक्स है उसमें आप स्पिन पेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉक्स में डालें। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास में जो नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए जो नियम हैं उन्हीं का पालन किया जा रहा है। अब बाकी और जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उन सभी में इसका पालन किस तरह से किया जाता है सीक्वेंशली, वो हम आगे पढ़ते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से नियम हैं जो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहला था हमारे पास में ऑफबर्स प्रिंसिपल। ऑफबर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, अर्थात पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 18 यहाँ पे हमारे पास में उपस्थित है, फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। तो ये सब हमने जनरल नोटेशन के फॉर्म में ही यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया है। इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि अगला है हमारे पास में क्या है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल में या एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं। चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं, अर्थात अगर उनका n, l और m, अगर ये 3 क्वांटम नंबर समान हैं तो भी जो चौथा क्वांटम नंबर है जो कि स्पिन को दर्शाता है, वो क्वांटम नंबर उनकी स्पिन की दिशा के आधार पर उसका मान अलग अलग आएगा। तीसरा है हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल हम यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आसपास में सेम एनर्जी लेवल पे अगर खाली ऑर्बिटल है तो पहले वो सभी समान ऊर्जा स्तर पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो पहले सभी भरे जाएंगे पैरेलल स्पिन्स के साथ में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, और जब वो सभी भर जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन से, उसी के बाद में विपरीत दिशा के स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से उनकी पेयरिंग शुरू होगी। n+l रूल और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल रूल का एप्लीकेशन हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक 1 से 18 एटॉमिक नंबर के जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें बड़ा सीक्वेंशली 1s1, 1s2, उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन 2s1 में जाएगा, फिर
2s2 भरेगा और अब 2s2 भरने के बाद भी 2p में आगे जा रहा है और 2p 1, 2 और 3 यहाँ पर जो हमारे पास में है बेरिलियम बोरोन बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन जो हमारे पास में यहाँ पर है, उनमें तीनों जो p1 p2 p3 हैं पहले तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा ऑर्बिटल में। उसके बाद p4 में आने के बाद में इनकी पेयरिंग शुरू होगी, p4 p5 p6। जब p6 तक पूरा भर जाएगा फिर जो अगला नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3s में जाएगा, फिर 3s2 और 3p1 3p2 3p3 तीनों उसी तरीके से भरे जाएंगे। तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, उसके बाद में उनकी पेयरिंग शुरू होगी 3p5 3p4 3p5 3p6। तो यहाँ तक पॉलीक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, n+l रूल में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड भी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरीके से p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं पहले तीनों में अनपेयरिंग हुई है और तीनों जब हाफ फिल्ड हो गए हैं उसी के बाद में पेयरिंग शुरू होके 3p4 5 6 में पेयरिंग हुई है। हम आगे बढ़ते हैं हायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की तरफ, जिसमें हमने पूरा फ्रॉम नंबर 19 नंबर से एटॉमिक नंबर 19 से एटॉमिक नंबर 36 अर्थात पूरी हमने 4th पीरियड वाली जो पीरियोडिक टेबल में जो 4th पीरियड है पूरा इसको स्टडी किया है, जहाँ पे 19 एंड 20 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट नहीं है। 19 एंड 20 यहाँ पे 21 से लेके 30 जो है इनमें डी ब्लॉक की फिलिंग होगी। अब यहाँ पे हम लास्ट हमने जो एलिमेंट देखा था वो था आर्गन एटॉमिक नंबर 18 के साथ में। उसमें क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था हमारा लास्ट में 3s2 3p6 3s2 3p6 के बाद में अगला जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो 3d में जाना चाहिए या 4s में जाना चाहिए। इसका डिसीजन हम किस बेस पे करेंगे, n+l रूल के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। इसी नियम की पालना हमें करनी पड़ेगी ये डिसाइड करने के लिए कि जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो इसके लिए हमने कहा 3d के लिए n+l का मान है, n का मान है 3 और l का मान है 2। तो n+l का मान 3d के लिए है 5। वहीं पर 4s के लिए इसका जो मान है n+l का मान n है 4 और l है 0, इसका मान है 4। अर्थात 3d का मान आ रहा है n+l के लिए 5 और 4s का मान आ रहा है यहाँ पर 4। तो n+l रूल ये कहता है कि जिसका मान n+l का मान जिसका कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पहले होगा। तो यहाँ पर हम यही नियम है जो ये डिसाइड करता है कि हम यहाँ पे 3d में प्रवेश नहीं करवाएंगे परंतु 4s में कराएंगे। आर्गन में 3s2 3p6 की कन्फिग्रेशन के बावजूद जो अगला नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3d में नहीं जा रहा है परंतु 4s में जा रहा है। जो किससे डिसाइड किया है हमने, n+l रूल के एप्लीकेशन लगाकर हमने ये यहाँ पर ये तय हुआ है कि 4s में आपका नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। 4s के बाद में पहले अनपेयर्ड है एटॉमिक नंबर 19 में, फिर 20 में इसकी पेयरिंग हो गई और 4s जब कम्प्लीटली फिल हो गया उसी के बाद में हमारे पास में अगला इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं जाएगा परंतु 3d में जाएगा। वो भी कौन डिसाइड करेगा, n+l रूल, क्योंकि यहाँ पर अब 3d और 4p, यहाँ 4s और 3d में तो इनका जो n+l का जो मान है इसका 5 था और इसका 4 था, इसलिए इसमें पहले गया। परंतु यहाँ पर 3d और 4p दोनों में ही जो n+l का जो मान है दोनों का ही 5 आ रहा है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे किसमें पहले जाएगा। उसके लिए हमारे पास में नियम ये कहता है कि जिसमें n का मान कम होगा, जैसे यहाँ पे 3 है n का मान, जहाँ पे n का मान कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश करेगा। तो इसलिए हमारे पास में 4s
2 भरने के बाद में जो नया इलेक्ट्रॉन है 4p में नहीं जाएगा परंतु 3d में जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारी शुरू होती है डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की एंट्री। और अब हमारे पास में जो नियम काम करेगा वो है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अर्थात यहाँ पे जितने भी नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब पहले सिंगली फिल्ड होंगे। ये नहीं कि जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसमें स्पिन पेयरिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, परंतु सभी 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे 3d4 तो है ही नहीं। तो इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि क्योंकि 3d5 इज़ अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समान एनर्जी लेवल पे मानते हुए इसमें शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ से इसकी, और इसलिए ये 4s1 और ये 3d5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमें मिलता है बजाय कि 4s2 3d4। इसलिए यहाँ पर ये जो क्रोमियम है इसमें आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 3d4 4s2 नहीं होता है परंतु 3d5 4s1 होता है। ऐसे ही हम आगे भरते जाते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भरता जाएगा। उसके बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4s, क्योंकि यहाँ पे पूरा भरा हुआ है 3d तक, तो अगला इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, तो 4s2 में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा और ये 3d5 ही रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आयरन का आएगा उसमें हमारे पास में पेयरिंग शुरू होगी यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स में, और ये 3d6 3d7। अब सीक्वेंशली हम आगे बढ़ते जाते हैं 3d6 3d7 3d8, और एक बार फिर से 29 नंबर पर जो कॉपर है उसके अंदर फिर से स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो रूल लागू होगा। और यहाँ पे हमारे पास में ये यहाँ पे तो आएगा ही 3d4 का तो आएगा ही, परंतु 3d9 का तो आएगा ही, परंतु यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट करेगा और ये 3d10 4s1 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और फिर है लास्ट में 30 एटॉमिक नंबर पे 4s2 3d10 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और उसके बाद में n+l रूल के आधार पर, क्योंकि अब 4s और 3d सारे ही भर चुके हैं यहाँ पर, तो जिंक के बाद में 31 पे जो है वो हमारा p ऑर्बिटल में उसका अगला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और वो सीक्वेंशली जैसे नॉर्मली p ऑर्बिटल भरते हैं उसी तरह से भरता चला जाएगा। तो ये जितने भी यहाँ पे जो इनका आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, हर नया इलेक्ट्रॉन जो है एक एक एटॉमिक नंबर जैसे जैसे भरता जाता है वैसे वैसे जो नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार से प्रवेश करता है, उनमें किन किन नियमों की पालना होती है, वो सभी हम यहाँ पर अब समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनके एप्लीकेशंस कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एप्लीकेशन हम या कौन कौन सी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इनके लिए, इनके प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं। कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल हम की जो जानकारी हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें हम सबसे पहले वैलेंसी का निर्धारण हम कर सकते हैं उस एलिमेंट की। अगर वो उसके बाह्यतम कोश में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको वो कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, उसके वो उन इलेक्ट्रॉनों को खोकर वो कोशिश करेगा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। परंतु दूसरे केस में अगर उसके पास में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर एक्सेप्ट कर
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एस ब्लॉक में वो लूज़ करके, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। परंतु बीच में हमारे पास में जो डी ट्रांजिशन सीरीज़ वाले जो यहाँ पर हैं, जिनमें मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, उनमें वेरिएबल वैलेंसीज हमारे पास में आती है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए फेरस और फेरिक का है, जहाँ वो +2 वैलेंसी भी शो करता है और +3 वैलेंसी भी शो करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सहायता से हम पूरा के पूरे समूह जो है, जैसे +1 वैलेंसी वाले जो हैं, जिनको हमने +1 और +2 वाले, इन सभी को एक साथ क्लब करके हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका जो बिहेवियर है, उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो तत्व होते हैं वो समान गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमने पीरियोडिक टेबल बनाने में काफ़ी हद तक किया है कि हमने एस ब्लॉक को एक तरफ रख दिया है जहाँ पे +1 +2 है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, और ऐसे ही हमने पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड सो ऑन, और इन्हीं के आधार पर हम इनकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बनते हैं उनका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में आज इतना ही। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।